शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। ऑप्शन देखिए, कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करने में करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, या उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में जो है व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या वह बढ़ेगी या घटेगी यह वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है। तो सही उत्तर है बढ़ेगी। आप जान लीजिए दोस्तों कि व्यक्ति के गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, यानी तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु जो है 1.225 ग्राम वजनी होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.22 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कौन सी राशि वेक्टर नहीं है? ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो सही उत्तर है आयतन। दोस्तों, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन जो है ये अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? समय, चाल, विस्थापन और दूरी। तो इसमें कौन सी सदिश राशि है? तो याद रखिएगा विस्थापन। दोस्तों, विस्थापन जो है जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो आप जान लीजिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? आपको बताना है। गति, वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। क्यों? तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल, दूरी आदि। ये दोस्तों अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए, बल, दाब, वेग और त्वरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दाब। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। याद रखिएगा, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग ये सदिश राशियां हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे आयतन, दाब, चाल और दूरी आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो याद रखिएगा संवेग सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा, कार्य ये अदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उत्तर है द्रव्यमान। दोस्तों, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान जो है संवेग और वेग का अनुपात हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बल गुणनफल है किसका? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। यफ को अगर जो बल से जो है हम प्रदर्शित करें, और द्रव्यमान यम और एक्सिलरेशन ए, तो F = ma होता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्या समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में कितनी होगी?
देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप कितनी होगी? तो घन का आयतन L क्यूब होता है, यानी घन की सभी भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। तो L क्यूब घन की भुजा है, तो कह रहे हैं घन का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर 61 6L² हो, क्योंकि 6L², तो L क्यूब इज इक्वल टू 6L²। L जो है 6 हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है? ऊर्जा संरक्षण, तो उत्तर है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का आशय ये है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। तो देखिए, ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है, न विनाश किया जा सकता है, केवल इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये दोनों ही आप देख सकते हैं कि ये सूर्य की ऊर्जा से भी उत्पन्न नहीं होता है। ए और बी इस प्रश्न के उत्तर दोनों हो जाएंगे। दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा सूर्य द्वारा उत्पादित नहीं होती है, बल्कि ये पृथ्वी के भीतरी भाग में होने वाले नाभिकीय अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये ऊर्जा का ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों, विखंडन और संलयन द्वारा उत्पादित होती है। और स्पष्ट है कि भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा दोनों ही सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है, जबकि बायोमास ऊर्जा और पवन ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, हवाओं की ऊर्जा होती है कैसी? तो हवाओं की ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा, यानी केवल गतिज ऊर्जा है। और दोस्तों, बहती हुई हवा या पवन जो है उसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो उत्तर है गतिज ऊर्जा। आप जान लीजिए दोस्तों, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र यानी जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऊर्जा का रूपांतरण और युक्त या प्रक्रम। उष्मा से वैद्युत, तो उष्मा से वैद्युत यानी सौर सेल, फोटोवोल्टिक सेल में प्रकाश ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत से ध्वनि, तो ये लाउड स्पीकर होता है, विद्युत से ध्वनि ऊर्जा। द्रव्यमान से उष्मा, तो आप जानते हैं नाभिकीय रिएक्टर में द्रव्यमान से उष्मा प्राप्त होती है। और रासायनिक से उष्मा और प्रकाश जो है वो रासायनिक से उष्मा और प्रकाश वो ईंधन दहन से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर 4 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 4 3 2 और 5। अगला प्रश्न है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? आपको बताना है। गैलीलियो, न्यूटन, केपलर या टॉलमी? तो सही उत्तर है, गति को सबसे पहले गैलीलियो ने परिभाषित किया था। गैलीलियो ने सबसे पहले एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार यदि इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। उसके बाद न्यूटन ने पिंडों और वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, जड़ता का नियम, संवेग संरक्षण का नियम या ऊर्ध्वाधर गति?
तो सही उत्तर है न्यूटन की गति का पहला नियम जड़ता के नियम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इंटेरिया जो होता है, इंट्रेशिया दोस्तों, इसको प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल अथवा अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो ये है स्थिरता का जड़त्व। दोस्तों आप जान लीजिए कि यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से जो पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण ये है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है वो हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है, इसलिए यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न है, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थित, विश्राम स्थित, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का अध्ययन? तो सही उत्तर है विश्राम की स्थिति। दोस्तों स्थित विज्ञान या स्टैटिक्स जो है ये यांत्रिकी की वह शाखा है जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप देखिए कि घर्षणहीन पृष्ठ पर यानी जिस पर कोई जो है घर्षण बल नहीं कार्य करता है, एकदम चिकना हो, उस पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षित रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप विपरीत दिशा में वो गति करने लगता है। कारण आर में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेख है जो कि पूरी तरह सत्य है। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? तो ऑप्शन देखिए, बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो सही उत्तर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर चलना कठिन होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथन तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। देखिए, कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो निष्कर्ष है कि किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है और अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो सही उत्तर है एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। दोस्तों आप जानते हैं कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद घर्षण कम होता है और कम बल पर ही गाड़ी चलायमान रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो उत्तर है न्यूटन के द्वारा। दोस्तों प्रकृति में बल कभी अकेला नहीं पाया जाता, दो पिंडों के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया बल है। बल हमेशा युगल में पाए जाते हैं, साथ ही दो पिंडों के बीच परस्पर बल सदैव समान और विपरीत दिशा में होते हैं। न्यूटन ने इस धारणा को गति के तृतीय नियम के रूप में व्यक्त किया, जो है कि प्रत्येक क्रिया के सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दोस्तों आप जान लीजिए कि कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव होता है।
वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण जो है वायु गतिमान होती है और इस क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना था। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति का द्रव्यमान m और नाव का द्रव्यमान n है तो नाव प्लस व्यक्ति के कूदने के पूर्व का संवेग 0 और व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग m × 5 माइनस n × 0.5 हो जाएगा। तो जब इसको संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार सेट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। यानी देखिए नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रम से x, y और z दूरी पर रुकें तो इसमें क्या सही होगा। विकल्प में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही उत्तर है ये हो जाएगा x = y = z। और ऐसा क्यों है आप देख सकते हैं। यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है तो उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे, इसलिए x, y और z आपस में बराबर होंगे। अगला प्रश्न है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4 और 9 का है तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 4, 9 गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है तो इनका वर्गमूल 2 और 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों दो वस्तुओं का द्रव्यमान जब समान होता है तो गतिज ऊर्जा जो है हाफ mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात 4 और 9 का है तो उनके वेगों का अनुपात 2 और 3 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सॉल्व किया गया है तो 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्यों। ऑप्शन देखिए, पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, पहिया और धुरी के बीच का संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसलिए साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। और संस्पर्श क्षेत्र घटने से घर्षण बल कम लगता है और उसको चलाने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में दोस्तों आप जान लीजिए अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। तो सही उत्तर है ये R के बराबर होगा। दोस्तों समतल किसी वस्तु में गतिक घर्षण जो होता है यहाँ पर ये R से कम होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु में गतिक घर्षण या डायनेमिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के आनुपातिक तथा स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो यदि एक व्यक्ति कार में जो बैठा है विराम में, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में जो है ये R से कम होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा। तो सही उत्तर है तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। आप देखिए दोस्तों समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें क्या सही होगा। तो यहाँ पर जान लीजिए बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, यानी 1 और 3।
आप जान लीजिए दोस्तों, यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल अधिक भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है और एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों? तो सही उत्तर है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। तो इसलिए जब किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है और कुछ दूर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी इसलिए होती है क्योंकि गेंद पर गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जिसे घर्षण बल कहा जाता है, जिसकी वजह से वो गेंद रुक जाती है। देखिए दोस्तों, समतल जमीन और गेंद के मध्य उपस्थित जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल, वो गेंद की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसलिए गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद रुक जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए। ए यानी एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पर v कण का अंतिम वेग है, u कण का प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। तो ये सही फार्मूला हो जाएगा। देखिए v बराबर v माइनस यू बाई टी, तो ये त्वरण का फार्मूला है। त्वरण किसी वस्तु के गति परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रसारण या विसरण? तो सही उत्तर है, वॉशिंग मशीन का जो कार्य सिद्धांत है वो अपकेंद्रण है। आप जान लीजिए, वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है लेकिन जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत यानी केंद्र से बाहर की ओर होती है, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्री बल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्री बल होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा।